आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 9 के अंदर सिविक्स में चैप्टर हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक यहाँ पे जो हम आपको सबसे पहले बात बता देना चाहते हैं, जिस भी बच्चे के पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर आपका 5 होगा, ठीक है। और जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक होगा उसमें चैप्टर नंबर आपका 4 हो चुका होगा, तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करता है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके हेडिंग पे आप ध्यान देंगे ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। यदि एक बार पता चल गया तो उसका काम क्या है, यानी कि वो वर्क कैसे करेगा, इसके बारे में आराम से जान लेंगे हम लोग। देखो, इंस्टीट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संस्था, है ना। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप ऐसे समझो। जैसे आपका क्या है ना, आपका पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, आपका 2 हाउस होता है। ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक ऐसा संस्था है जहाँ पे आपके नियम कानून बनते हैं। हमारे बड़े बड़े लीडर आके बैठते हैं, नियम कानून हमारे लिए बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाया, एक इंस्टीट्यूशन कहलाया। उसी प्रकार से आपको और बताते हैं, जैसे आपका जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब आपका कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये भी इंडिया का एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है, यानी कि संस्था है, जो करता क्या है, कोई गलती करता है तो उसको सजा देने का काम करता है, पनिश करने का काम करता है। तो ये भी आपका एक इंस्टीट्यूशन हुआ। उसी प्रकार से आपका पुलिस, एक पुलिस नहीं, जब भी हम पुलिस बोल रहे हैं मतलब पुलिस, टोटल पुलिस, ये भी क्या हो गया, आपका एक इंस्टीट्यूशन हो गया, जो कि नियम कानून पालन करवाता है। जैसे आप हेलमेट पहन के रोड पे नहीं निकलते हैं तो आपका चालान कट जाता है, फाइन आपको लग जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है, इंस्टीट्यूशन का हिंदी में मतलब होता है संस्था। लेकिन चूंकि हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग बात करेंगे किसका इंस्टीट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट, जुडिशियरी, पुलिस, सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस आईपीएस, ये सब जो होता है हमारे, ये सब हमारा क्या है, इंस्टीट्यूशन है। तो यही सब हमारा काम किस तरीके से करता है, ये हमारा वर्क कैसे करता है, यही हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। आगे चल के आपको मिलेगा, आपको इसमें पता चलेगा कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है, जुडिशियरी कैसे काम करता है, हमारा जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस आईपीएस, ये सब कैसे काम करते हैं। आपको पता चलेगा आगे प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, प्रेसिडेंट का पावर क्या है। तो ये सब का सब आपका क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो बता रहा है कि किसका काम करने का तरीका कैसा है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस का वर्किंग करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको चैप्टर का मतलब समझ आ गया क्या होता है, देखा जाए। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, 3-4 पॉइंट यहाँ पे है। पहला पॉइंट में कहा जा रहा है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मतलब केवल इतना है क्या कि लोग अपने लीडर को वोटिंग देके चुन ले, बस हो गया काम? नहीं। हाँ, एक बिल्कुल सही बात है कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अपने लीडर को, यानी कि अपने रूलर को चुनने का अधिकार लोगों के पास है। लेकिन केवल अपने लीडर को चुन लेना ही काफ़ी नहीं है। जब एक बार हम लोग लीडर को चुन लेते हैं तो असल जिम्मेदारी तो अब उनका वहाँ पे चालू होता है। हमने यदि किसी लीडर को चुना है तो उस लीडर का कर्तव्य ये बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि वो हमारे लिए अच्छा अच्छा काम करे, अच्छे अच्छे नियम कानून लेकर आए, जिससे तरक्की हो सके हमारा, और हमारे साथ साथ कंट्री का भलाई हो सके। तो डेमोक्रेसी का मतलब केवल ये नहीं होता कि अपने लीडर को वोट दिया आपने, वो जीत गया, चुन लिया आपने उसको, बस इतना नहीं, नहीं इतना नहीं होता, बल्कि इससे कई ज़्यादा इसका मतलब होता है, ठीक है। आगे, तो इन डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि सर, जिस इंसान को हमने वोट दिया, जो हमारा लीडर बन गया, क्या वो जो चाहे वो कर सकता है क्या? नहीं। यानी कि हमने जिस इंसान को वोट दिया वो जीत गया, वो विन कर गया, लेकिन वो भी यदि कोई काम करेगा ना, तो उसको काम करना भी एक नियम कानून के अंदर बंध के ही करना पड़ता है। मतलब कि उसको भी कुछ नियम कानून, रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। उसके पास पावर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पावर आ गया तो किसी को भी कुछ भी कर देगा, नहीं, उसको भी एक लिमिटेड वे में काम करना पड़ता है, ठीक है। आगे, दे हैव टू वर्क विथ एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उनको जो है काम करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन के साथ या और इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, हमारा पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये हमारा क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है।
तो वहाँ पे जो जाके बैठते हैं हमारे लिए नियम कानून जो बनाते हैं वो हमारे कौन होते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग वोट देके जो जिताते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे MP काम करते हैं वो कहाँ पे काम करता है बताइए? इंस्टीट्यूशन में काम करता है, यानी कि पार्लियामेंट में काम करता है, और पार्लियामेंट का जो नियम कानून है उसी के दायरे में रह के करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी इंसान यदि कुछ करता है तो इंस्टीट्यूशन के कुछ नियम कानून होते हैं, उसी नियम कानून के अंदर वो काम करता है, उसके बाहर का वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमारे पार्लियामेंट में यदि नियम है कि कोई भी MP लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर गन लेके नहीं जा सकता, MP का बात कर रहे हैं हम, नहीं जा सकता मतलब नहीं जा सकता, नियम कानून है, आप इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब वही यहाँ पे है कि हर इंसान को इंस्टीट्यूशन के कुछ नियम कानून होते हैं, उसी के अंदर रह के उसका पालन करके काम करना पड़ता है। भले ही हमने आपको चुना है, आप लीडर बन गए हैं, आप बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन आपको भी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही रह के काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे। देयर आर 3 institutions that play a key role in major decisions, and these institutions are legislature, executive and judiciary। तो हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मेजर ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो पूरी तरीके से इंडिया को चला रहा है, जो बहुत अच्छा रोल अपना प्ले करता है। वो पहला आपका लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपका जुडिशियरी। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले भी अपने कुछ क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बेसिक से बता देते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो हमारे लिए नियम कानून बनाता है। जैसे हमारा MLA, स्टेट लेवल पे बात करें तो हमारा MLA, जिसको हम लोग आम भाषा में विधायक कहते हैं, तो वो सब हमारे विधानसभा में जाके बैठते हैं। वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे बहुत सारे MLA होते हैं, सभी मिल के नियम कानून बनाते हैं स्टेट लेवल पे। बात करें नेशनल लेवल पे तो हमारे जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, वहाँ पे ही हमारा PM होता है, तो PM भी उन्हीं के साथ रहते हैं। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर। वो सब मिलके जो कानून बनाते हैं वो पूरे कंट्री लेवल पे होता है। तो कहने का मतलब लेजिस्लेचर में हमारे कौन आएंगे? जिसको हमने वोट दे के चुना है। जैसे हमारे MLA, MP, CM, PM, ये सब हमारे कहलाते हैं लेजिस्लेचर, जो नियम कानून बनाने का काम करते हैं। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो उस नियम कानून का पालन करवाएगा। बताइए उस नियम कानून का पालन कौन करवाता है? पुलिस, DM, SP, SSP, ADM, SDM, ये सब जो हैं, ये सब हमारे कुछ ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जो कि बहुत ही टफ एग्जाम को देकर पास करते हैं, फिर जाकर ऑफिसर बनते हैं, और उनका काम ही ये होता है कि जो नियम कानून हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा उस नियम कानून का पालन करवाओ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि पार्लियामेंट में ये नियम बन गया कि जो भी आदमी बाइक चलाएगा उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, और जो पीछे बैठेगा उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, और कई जगह पर ये नियम तो बिल्कुल भी है। तो इस नियम का पालन कौन करवाता है रोड पे? बताओ। एग्जीक्यूटिव करवाता है, यानी कि रोड पे आप हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं तो क्या आपका MP बोलने के लिए आता है कि भैया हेलमेट पहन लो? क्या प्राइम मिनिस्टर बोलने के लिए आता है कि भैया हेलमेट पहन लो? नहीं, फिर बोलता कौन है आपको? पुलिस बोलता है। तो पुलिस यहाँ पे हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव का हो जाएगा। तो जो नियम कानून का पालन करवाता है वही हमारा एग्जीक्यूटिव कहलाता है। लेकिन अब आप यह भी तो सोचो, नियम कानून हमारा बन गया, लेजिस्लेचर ने नियम कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने पालन भी करवा दिया, लेकिन क्या कुछ आदमी गलती भी तो करेगा ना? कानून तो है कि हेलमेट पहनना है, लेकिन मान लीजिए कि उसको कोई नहीं मानेगा तो उसको सजा देने के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो उसको सजा देने का काम किसका है? जुडिशियरी का, यानी कि हमारे कोर्ट का। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लो लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो ये सब बेसिकली सजा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका 3 मेजर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये हमारे इंडिया के अंदर मेजर 3 इंस्टीट्यूशन है जो मिलकर पूरे इंडिया को रन कर रहा है, चला रहा है। हालांकि और भी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये 3 हमारे मेजर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने NCERT के सबसे पहले वाले टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है आपका हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। इसमें हम लोग ये देखेंगे इस टॉपिक में कि किस तरीके से कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जाता है, हम लोग इसमें ये देखेंगे। अब चूंकि आपका मेन टॉपिक है, जिसके अंदर छोटा छोटा टॉपिक आपको मिलेगा। जैसे पहले छोटा टॉपिक मिलेगा आपको गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर उसके अंदर मिलेगा आपको द डिसीजन मेकर्स, उसके बाद फिर देखा जाए तो और भी हो सकता है शायद इसमें, हाँ और है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस,
उसी प्रकार और भी देखें, चलो उसके बाद फिर हमारा पार्लियामेंट चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक मेजर टॉपिक के अंदर आपको 2-3 छोटे मोटे टॉपिक देखने को मिलेंगे और इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मेजर, वो हमारा टॉपिक है हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, यानी कि किस तरीके से कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है, इसी को हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है गवर्नमेंट ऑर्डर। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है ऑन 30, अच्छा यहाँ पे ना बेसिकली हम लोग ना एक कमीशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में मंडल कमीशन, ठीक है। और इसी के बारे में आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने को भी मिलेगा, तो ध्यान से इसको समझिएगा क्या है। ऑन 13 अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब बिल मतलब नियम कानून, सिंपल सा आप ऐसे समझो। तो ऑन 13 अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। डेट है 13 अगस्त 1990 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक बिल पास करती है। बिल मतलब कुछ डॉक्यूमेंट, एक फाइल होगा, उसमें कुछ पेज होंगे, इस प्रकार का आप समझो। तो एक ऑर्डर पास करती है। इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, और उस ऑर्डर को क्या कहा गया? ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया, ठीक है। द ज्वाइंट सेक्रेटरी साइंड द ऑर्डर। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी जो था वो ऑर्डर भी उसको उस ऑर्डर पे साइन भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना कहीं आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त 1990 को जो एक ऑर्डर इशू किया, वो ऑर्डर किस बारे में था? पहला सवाल आपके मन में ये होगा। दूसरा आपके मन में ये होगा कि सर ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? दूसरा सवाल ये होगा। तीसरा सवाल ये होगा कि सर उस ऑर्डर पे जो साइन किया वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन था, कौन से डिपार्टमेंट का था ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ना एक तरीके से आपको ये कहा जा रहा है कि पहले आप अपने मन में ना सस्पेंस भर लो। सस्पेंस मतलब कुछ चीज़ें आपको केवल शॉर्ट में बता दिए जाएंगे आपको, फिर बाद में इसी चीज़ को डिटेल में बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप क्या समझो, हालांकि इन सबके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा, इसमें पता चलेगा आपको कि आखिर वो ऑर्डर क्या था, ऑफिस मेमोरेंडम क्या था, किस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस पर साइन किया, ये भी पता चलेगा आपको। तो सब पता चलेगा आपको एक एक करके, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको एक एक करके देखते चलो। दिस ऑर्डर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये जो ऑर्डर था, ये जो बेसिकली बिल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, पहला बात। और ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था कि इस बिल के ऊपर इंडिया में लंबे समय तक, यानी कि कुछ सालों तक लगातार कंट्रोवर्सी होता रहा। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, ये सब होता रहा। हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का विवाद चलता रहा। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आखिर ऐसा क्या था इस ऑर्डर में, कितना लंबे समय तक कंट्रोवर्सी होता रहा, सब पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑर्डर said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially and economically backward classes। इसको हम लोग शॉर्ट में SEBC कहते हैं। इस ऑर्डर में क्या था वो जरा समझ लो। इस ऑर्डर में ये लिखा था कि 27% रिजर्वेशन एक तरीके से फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि 27% सीट जो है ना फिक्स कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, रिजर्वेशन कितना परसेंट? 27%। लेकिन किसको मिलेगा पहले वो देखो, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। कहने का मतलब वही उस लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलता है इस ऑर्डर के थ्रू जो लोग समाज में क्या है, बहुत ही पिछड़ा है। पिछड़ा का मतलब होता है जिनका लोअर कास्ट है, जिनको समाज उतना वैल्यू नहीं दिया कभी, उस प्रकार के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलने जा रहा था। लेकिन कहाँ पे मिलने जा रहा था बताओ? सिविल पोस्ट में। सिविल पोस्ट का मतलब सिंपल सा आप ये समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसको बेसिकली रिजर्वेशन, जैसे देखो नौकरी दो प्रकार का होता है। एक नौकरी होता है स्टेट लेवल पे, एक नौकरी होता है नेशनल लेवल पे। जैसे IAS यदि कोई बनता है, कोई IPS बनता है, ये सब नेशनल लेवल का जॉब है। नेशनल लेवल मतलब सीधा आपको कौन चुनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुनती है आपको, सिंपल ऐसे समझो। तो इस ऑर्डर में ये कहा जा रहा था, इस बिल में, कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सीट होता है, यानी कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के मतलब बड़े बड़े ऑफिसर के जो सीट होते हैं, उसमें 27% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया जाए SEBC का, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का फिक्स कर दिया जाए। अब आप खुद सोचो, हमारे इंडिया में रिजर्वेशन के ऊपर कितना कंट्रोवर्सी होता है, हर साल होता है।
तो ये एक ऐसा बिल था जिसमें रिजर्वेशन के ऊपर बात हुआ था, तो ऑब्वियस ही बात है कंट्रोवर्सी तो होना ही था। लेकिन इसमें भी कुछ और भी नए नए बातें हैं, वो भी आपको आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि इस ऑर्डर में क्या था, रिजर्वेशन का बात हुआ था, कितना परसेंट, 27%। लेकिन रिजर्वेशन कहाँ पे, सरकारी नौकरी में बेसिकली, लेकिन वो नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नौकरी होता है वहाँ पे बेसिकली 27% रिजर्वेशन फिक्स किया जाए। किसके लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो समाज के छोटे मोटे लोग होते हैं, मतलब लोअर कास्ट के लोग, उनके लिए फिक्स किया जाए। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, कंट्रोवर्सी तो होना ही था, रिजर्वेशन का बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। SEBC इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो SEBC का सिंपल सा मतलब होता है वो सारे लोग जो कि उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जिस कास्ट को कैसा समझा जाता है, बैकवर्ड समझा जाता है। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, जैसे SC हो गया आपका, ST हो गया, इन सबको, ठीक है। तो SEBC का सिंपल सा मतलब समझना, ST SC जो लोअर कास्ट के लोग हैं, बस, ठीक है। आगे, द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST। तो बताओ ये जो बेसिकली रिजर्वेशन आ रहा था हमारा, ये इस रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता, SC और ST को फायदा मिलता, ठीक है। आगे, नाउ अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस्ड। देखो, हालांकि SC और ST का इसमें बेनिफिट तो मिलता ही, हालांकि SC अलग होता है, ST अलग होता है, इसको तो इसमें बेनिफिट मिलता ही। इसके अलावा इसमें और किसको बेनिफिट मिलता, SEBC को मिलता है। यानी कि यहाँ पे ना एक और कैटेगरी हमारे पास आ गया, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। देखो, उस समय तक SC और ST को रिजर्वेशन था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन SEBC को भी रिजर्वेशन दिया जाए, वही हमारा इस नियम में यानी कि इस बिल में लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बताओ यहाँ पे अभी फिलहाल आपके पास कितने ग्रुप आए, 3 ग्रुप। पहला SC ST जिसको रिजर्वेशन पहले से मिल ही रहा था, और तीसरा कौन आ गया आपके सामने, SEBC। तो ये जो बिल था बेसिकली, इस बिल में SEBC को भी 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, ये इसमें लिखा था। तो वैसी बात है, कंट्रोवर्सी तो होना ही है। अब आपको ना अगले वाले टॉपिक में, नहीं कि ये वाला जो टॉपिक है डिसीजन मेकर्स, इसमें आपको पता ये चलेगा कि आखिर इस बिल में था क्या, आखिर ये रिजर्वेशन किसके लिए था एक्चुअली में, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कुछ हम लोग जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है इस वाले टॉपिक में, कि भाई ये मेमोरेंडम क्या होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन था, किसने साइन किया, सब चीज़ आपको इसमें डिटेल में आपको पता चलेगा इस वाले टॉपिक में। लेकिन क्या इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं, इस वाले टॉपिक में ना बेसिकली आपको एक जायजा दे दिया गया है कि हाँ आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना द डिसीजन मेकर्स, यानी कि अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।